साल 1888 की बात है। भारत में अंग्रेजी हुकूमत अपने पैर अच्छे से जमा चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की लुंज पुंज व्यवस्था की जगह अंग्रेजी सरकार की चुस्त दुरुस्त व्यवस्था ने, नौकरशाही ने तब के देश में कमान संभाल ली थी। इसी साल एक अंग्रेज व्यक्ति जिसने भारत में अंग्रेजी सत्ता को जमाने और पैर फैलाने में तब खासी मदद की थी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक व्याख्यान दे रहा था। उस व्यक्ति ने अपने व्याख्यान में तब के भारत के बारे में जो कुछ भी कहा वो किताब के तौर पर प्रकाशित हुआ और तब इंग्लैंड से जो भी अंग्रेज अधिकारी भारत शासन करने के लिए भेजे जाते थे उस किताब को अपने सामान में सबसे ऊपर रखते थे। मौका लगते ही किताब को पढ़ डालते थे। किताब का नाम था इंडिया और इस व्यक्ति का नाम था सर जॉन स्ट्रेची। तो जॉन स्ट्रेची साहब लंबे वक्त तक इंडिया में रहे। अंग्रेजी हुकूमत के शुरुआती कुछ सालों में वो भारत में रहे, फिर रिटायर होकर इंग्लैंड वापस चले गए। इंग्लैंड वापस जाने के बाद वो एक तरीके से इंग्लैंड के लोगों को तब के भारत में ट्यूशन पढ़ाने लगे, जगह जगह व्याख्यान देने लगे। सर जॉन स्ट्रेची वो पहले व्यक्ति भी हैं जिन्होंने भारत में एक लोकतंत्र होने, भारत के एक आजाद मुल्क होने और भारत के लोगों का खुद पर खुद के शासन करने की ताकत को पूरी मजबूती से खारिज किया था। जी हाँ, सन 1888 के आसपास सर जॉन स्ट्रेची से जब किसी ने पूछा कि क्या भारत में लोकतंत्र संभव है, माफ करिएगा पसीना भी आ रहा है, तो उन्होंने कहा था अतीत में भारत राष्ट्र की कोई चीज नहीं थी और ना ही भविष्य में इसकी कोई संभावना दिख रही है। तो क्या तब ये एक ऐसे अकेले व्यक्ति थे जो ऐसा सोचते थे? जवाब है कतई नहीं। वो अकेले कतई नहीं थे, बल्कि ऐसे कई अनाम जाने माने विदेशी लेखक थे जो ऐसा मानते थे, जो ऐसा दावा करते थे कि अगर अंग्रेज भारत से चले गए, हालांकि उस समय तक तो ये मानते थे कि अंग्रेज भारत से कभी जाएंगे नहीं, लेकिन वो सोचते थे कि अगर ऐसा कभी कुछ हुआ तो भारत बर्बाद हो जाएगा। अब इस सिलसिले में आप अगला नाम सुनिए, रुडयार्ड किपलिंग। किपलिंग साहब की पैदाइश भारतीय उपमहाद्वीप में ही हुई। उन्होंने होश भी इधर ही संभाला, बड़े हुए तो लेखक बने, बड़े वाले लेखक बने और जब एक टूर के सिलसिले में, घूमने फिरने के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पे गए और जब वहां किसी ने उनसे पूछा, जब वहां एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि वो भारत में लोकतंत्र की संभावनाओं के बारे में क्या सोचते हैं, तो किपलिंग साहब का जवाब आप सुनिए। ओ नहीं, वो 4000 साल पुराने लोग हैं, वो इतने पुराने हैं कि इस प्रणाली को सीख ही नहीं सकते। उन्हें कानून और व्यवस्था ही चाहिए ना। हम उन्हें सामने से ये देने के लिए तैयार हैं और हम कहें तो हम उन्हें सीधे तौर पर ये दे भी रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, अभी तो देखते जाइए, भारत में 40 साल बिता चुकने के बाद एक क्रिकेटर और एक चाय बागान के मालिक ने तो कुछ आगे जाकर के ही उस समय एक बात कही थी। उसने किसी से मिलते जुलते, कुछ लोगों से मिलते जुलते आपस की बातचीत में कहा था, जो बाद में दस्तावेजों में कोट हुआ। क्या कहा था उस क्रिकेटर ने? उसने कहा था अगर हमने भारतीयों को उनका शासन चलाने की छूट दी तो यहाँ अराजकता छा जाएगी। वैसे तब इस तरह की सोच एक दो लोगों की नहीं थी, ज्यादातर यूरोपियन लेखक और पत्रकार ऐसा ही सोचते। तब कुछ ऐसे भी लेखक पत्रकार थे जो इस बात में यकीन करते थे, उनका यकीन था कि भारत अपने दम पर शासन चला लेगा, लेकिन ज्यादातर ऐसे ही थे जिन्हें लगता था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा अगर अंग्रेज देश से बाहर चले गए। और इस तरह की सोच के सबसे बड़े पैरोकार थे विंस्टन चर्चिल। चर्चिल एक ब्रिटिश राजनेता, सैनिक और लेखक थे। वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भी रहे, लेकिन वो आजाद भारत के ख्याल को कभी नहीं पचा सके। चर्चिल ने हमेशा इस विचार का विरोध किया और जब जहां मौका मिला तो बोला कि भारत में लोकतंत्र संभव नहीं है, भारतीय आजाद होने के लायक नहीं है। साल 1930 से साल 1931 के बीच चर्चिल कई मौकों पर अपने ये विचार जाहिर करते रहे, लेकिन इन सभी आशंकाओं, इन सभी शंकाओं और तानेबाजियों के बाद भी हमारा मुल्क 1947 में आजाद हुआ। यहाँ लोकतंत्र की बहाली हुई। 1951 से 1952 के बीच आजाद भारत में पहला लोकसभा का चुनाव हुआ। ये चुनाव तब किन हालातों में हुआ था, चुनाव आयोग कैसे बना था, तब प्रचार कैसे होते थे, उसको लेकर के मैंने एक अलग वीडियो ही बनाया है। ऊपर ये वीडियो आ रहा है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है
तो देख आइए, आनंद आएगा, अच्छा लगे। अब एक बार फिर से विषय पर लौटते हैं। ऐसा नहीं है कि आजादी मिल जाने के बाद और पहले लोकसभा चुनाव के बाद दुनिया वालों ने हमारे लोकतंत्र को सफल माना। उन्हें तब भी शक था कि ये लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं चला पाए। एक ब्रिटिश पत्रकार हुए डॉन टेलर साल 1969 में ऐसा शक वो जाहिर करते हैं। वो लिखते हैं, अहम प्रश्न यह है कि क्या हिंदुस्तान एक मुल्क के रूप में आगे चल पाएगा या बिखर जाएगा। अगर इस विशाल देश, इसके करीब 52 करोड़ लोगों को देखा जाए, यहाँ की अलग अलग प्रमुख भाषाओं को आपस में लड़ते झगड़ते देखा जाए, अगर इस देश में अलग अलग धर्मों को आपस में लड़ते भिड़ते देखा जाए, बहुत सारी नस्लों को आपस में टकराते हुए देखा जाए, तो ऐसा लगता है कि ये मुल्क बहुत दिनों तक लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ नहीं चल पाएगा। वो तब कह रहे थे कि ऐसे हालात इस देश में है जिनको देख करके ऐसा लगता है कि लोकतंत्र इस देश में बहुत दिन नहीं चल पाएगा। लेकिन सभी शंकाओं को, तानों को और उल्लाहनों को तब हमारे पूर्वजों ने गलत साबित किया। हम 1947 में एक लोकतांत्रिक देश बने और आज तक उस व्यवस्था को आपने कायम करके रखा है। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये कहानी आपको क्यों सुनाई, तो इस सवाल का जवाब भी लेते जाइए। कई बार जब हमें पता नहीं होता कि हम जिस चीज को मजे से भोग रहे हैं, जिस चीज का, जिस व्यवस्था का आनंद उठा रहे हैं, वो कितनी मुश्किलों से जुटाई गई है, तो हम उसका ख्याल नहीं रखते। ऐसा लगता है कि अपने देश में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर के यही हो रहा है। इसलिए मैंने सोचा आपको बताऊं कितनी मुश्किलों से लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे देश में तब बहाल हुई थी। मैं ये नहीं बताऊंगा आपको कि आज लोकतंत्र खतरे में है या नहीं। आप खुद सोचिए, आप ही इतने सालों से सोचते आ रहे हैं, आप ही ने अभी तक सब कुछ अपने विवेक से सोचा है, बचाकर इस देश में रखा है। और अगर आपको लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक चिन्नी भर की कोई चोट पहुंचाना चाहता है, हल्के से भी कोई प्रभावित करना चाहता है, तो उसके लिए आप खुद ही खड़े हो जाएंगे। मुझे या किसी और को कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये व्यवस्था बहुत प्यारी है। हम समझ रहे हैं कि इस देश में लोकतंत्र की नींव को कोई हिला नहीं सकता है, कोई मिटा नहीं सकता है। और जो कोई भी ऐसी कोशिश आज, कल या आने वाले किसी वक्त में करेगा, इस देश की जनता चुपचाप उसे ही निपटा देगी। पसीना बहुत आ गया है क्योंकि व्यवस्था सीमित है। आपने ये वीडियो देखा, आपने ये कहानी देखी, बहुत मन से मैंने इस वीडियो को बनाया है। अगर आपको लगता है कि मामला कुछ ठीक ठाक है, कहानी कुछ अच्छी है, मौके पे है, जरूरी है, तो गुरु छोटा सा चैनल है, सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर देता चलिए ताकि और लोगों तक पहुंचे और मुझे भी हिम्मत मिले और ऐसे वीडियो बनाने की। बहुत बहुत शुक्रिया।